मोमेंटम अपने पास कुछ होता है बड़ी काम की चीज। एक तरीके से बोलो मोमेंटम क्या करता है, तो एक तरीके से मोमेंटम जो है एक डेफिनेशन आती है मोमेंटम। एक मैं आपको समझाएं कि मास क्या होता है। तो मास एक पॉइंट होता है, थोड़ा ध्यान रखना। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये टॉपिक है। मास जो होता है वो इनर्शिया का मेजर होता है। इनर्शिया का मेजर मतलब मास ज्यादा होगा, मुझे बात बताना, ये जो मैंने लाइन लिखी काम की रहेगी। मास क्या है, मास इज द मेजर ऑफ, यहां से एक्चुअली बनता है ना, इस सेंस एक्चुअली तैयार हो सकता है। देखो बोला मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, गर्मी हो यार सही है। जैसे कि एक कार नहीं और एक ट्रक है आपके पास में, क्या मान ले, एक कार बोल दिया और एक क्या बोल दिया, ट्रक बोल दिया। किसको रोकने में ज्यादा आसानी है, ट्रक को नहीं, क्योंकि कार जो होती है, कार आपके पास में लाइट वेट होता है, हल्का वेट है भाई। लेकिन अगर हम बात करें ट्रक की, तो ट्रक जो होता है वो आपके पास में क्या होता है, भारी होता है, वेट होता है, मतलब उसमें अच्छा खासा वेट होता है, तो ग्रेटर होगा भाई, वेट थोड़ा ज्यादा होगा, ग्रेटर वेट देन कार से ज्यादा वेट होगा ट्रक का। अब कार का ट्रक जो ट्रक है उसमें ज्यादा हो गया, तो क्या है, जिसका तुम ज्यादा उसको रोकने में आपको ज्यादा ताकत लगेगी, और जिसका तुम हल्का उसको रोकने में आपको, तो मुझे बताओ किसके मोशन को बदलने में आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ट्रक के और कार के, उसमें क्या करनी पड़ेगी, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो उसमें बोला कि मास ज्यादा होगा तो उस बॉडी का स्टेट चेंज करने में ताकत ज्यादा लगती है, और मास कम होगा तो उस बॉडी के स्टेट को चेंज करने में कम एनर्जी लगती है। ये दो पॉइंट है जिसका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना, इसको तो मैं आपको यही बोल रहा था पहले जो समझा रहा था, मोमेंटम आखिर क्या होता है, क्योंकि मोमेंटम जो है, मोमेंटम दो रूप में डिपेंड करता है। मोमेंटम दो बोर्ड पे, बोर्ड पे हाँ कब कौन मोमेंटम जो है अपने पास में, मोमेंटम जो होता है दो पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो। एक तरह के मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, और मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन velocity of the object। जो मोमेंटम है वो आपके पास किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखिए मोमेंटम दो लोगों पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे डिपेंड करता है और एक वेलोसिटी। अच्छा मोमेंटम मतलब क्या है, मोमेंटम का मतलब होता है मेजर। हां तो मोमेंटम होता है, क्या होता है भाई, मेजर। तो मोमेंटम मेजर करता है, किसको इम्पैक्ट होता है। एक तरीके से मोमेंटम को किसी जोड़ सकते हो इम्पैक्ट से। इम्पैक्ट मतलब कभी एक ट्रक आ रहा है, वो ट्रक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रही है, और एक कार आ रही है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रही है, इसको रोकने में ज्यादा ताकत लगेगी। एक ट्रक आना है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रही है, और ट्रक का मास क्या है, जानते हो मास इसका मेजरमेंट होता है इनर्शिया। जितना मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम इनर्शिया उतना कम मास। अब देखो एक मिनट आपको कांसेप्ट समझाना है, यहाँ पे एक कांसेप्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। किसका आता है, डायरेक्टली। तो आपको जो कांसेप्ट समझाना है वो हमारे पास कांसेप्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो कांसेप्ट समझाने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझाना है और एक आपको समझाना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले डायरेक्टली समझो, बाद में इनवर्सली समझेंगे। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये शब्द आपको लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बड़ा काम कर सकते हैं, जल्दी समझना। हां तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या चीज है, जैसे पहला कंडीशन मैंने आपको बोला कि मास पे डिपेंड करता है मोमेंटम, और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, मोमेंटम जो होता है भाई वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे, और किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। दो लोगों पे डिपेंड करेगा मोमेंटम, या तो मास पे डिपेंड करेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी। लेकिन आपको कांसेप्ट समझ रहा हो, किससे समझा रहा हूं, डायरेक्टली। आपको ये नहीं बोलेगा एग्जाम में डिफाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली तो कांसेप्ट है, लेकिन क्या कांसेप्ट है वो समझना है आपको, क्या है क्या। जैसे मैंने कभी आपको बोला एक कांसेप्ट है A इज प्रोपोर्शनल टू B, ये इसका पार्ट है ना, ये मोमेंटम से मिडिल इसका मोमेंटम से भैया
हमारे स्कूल में पूरा खत्म कर दिया सिलेबस मैथ्स का। खत्म कर दिया। तो चलेगा, मैं पढ़ाई की बात है ये। भैया तो मतलब ए प्रोपोर्शनल टू भी बोला कि भैया ए जो है वो प्रोपोर्शनल किसको प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कभी ए का वैल्यू बढ़ेगा तो बी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ए का वैल्यू घटेगा तो बी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि एग्जांपल वाइज समझना है तो ऐसा बोल सकते हो आपकी क्लास बढ़ रही है। आप 6 में थे, 7 में आए, 8 में आए, 9 में आए, फिर 10 में जाओ तो क्लास बढ़ रही नहीं बढ़ती है। तो उम्र के साथ तो मेरे हिसाब से आपकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ रही होगी, सोचने की क्षमता बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है भाई। क्लास बढ़ी तो मेंटल एबिलिटी बढ़ी। ऐसा भी बोल सकता है कि भैया क्लास बढ़ रही है तो आपकी एज बढ़ रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बोल सकते हो क्लास जो है प्रोपोर्शनल किसके, क्लास प्रोपोर्शनल एज के। एग्जांपल दो ना, काम में एग्जांपल है, क्लास प्रोपोर्शनल किसके है, क्लास प्रोपोर्शनल आपकी एज के। भाई क्लास बड़ी आपकी एज बड़ी। जैसे जब आप 7 साल के थे तो आपकी एज 12 साल होगी। जब आप 7 क्लास में थे तो आपकी एज 12 साल होगी। जब आप 8 क्लास में गए तो आपकी एज 13 साल होगी। जब आप 9 में हो आपकी एज 14 ईयर्स से होने वाली है, मतलब होने वाली ना। उसकी हमारे तो हो आप लोगों की एज जो है आप 15 हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि आपकी एज 14 साल होगी। जो भी इंसान 9 के अंदर पढ़ता है उसकी 14 ईयर्स ही होती है, और जो 10 में पढ़ेगा उसकी 15 साल होगी, और जो 10 पास आउट करके निकलेगा उसकी एज 17 साल होगी। 17 भाई 17 कंप्लीट 18 रेंज शुरू होगा। अच्छा ठीक, मतलब होने वाला। हाँ, अब क्लास इज प्रोपोर्शनल टू एज। भाई आपकी क्लास बढ़ रही है, एज बढ़ रही है। जब आप 7th में थे तो आपकी एज जो थी वो थी 12। जब आप 8 साल के हुए मतलब 8 क्लास में गए तो आपकी एज कितनी थी, 13। जब आप 9th में हो तो आपकी एज कितनी है, 14। ऐसा कुछ लेकिन क्या 7 ये प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, क्लास बढ़ रही है तो एज बढ़ रही है, क्लास कम हो रही है तो एज भी। अब एक बात बताओ, क्या 7 और 12 बराबर है आपस में? नहीं ना, 7 और 12 आपस में बराबर नहीं। 7 और 12 प्रोपोर्शनल है। कई लोग प्रोपोर्शनल और इक्वल टू का फर्क नहीं समझते। कई लोगों को लगता है प्रोपोर्शनल इक्वल टू सेम चीज है। प्रोपोर्शनल इक्वल टू सेम चीज नहीं होती। ये 7 प्रोपोर्शनल है किसके, 12। ये प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं है। ये प्रोपोर्शनल है लेकिन बराबर नहीं। जैसे मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि एक आप एग्जांपल ऐसा मान लो, पंखे का एग्जांपल मान लो। पंखे में आपके पास रेगुलेटर होता है कि नहीं होता है? रेगुलेटर समझ रहे हो? हाँ, रेगुलेटर में डायल लगा होता है। अब डायल है तो मान लिया स्पीड होती है, पंखे की स्पीड होती है ना कि पंखा 2 पे चल रहा है, फिर 3 पे चल रहा है, फिर 4 पे चल रहा है, 5 पे चल रहा है, ये स्पीड है। और वैसे ही हमारे पास में स्पीड हो गया, और यहाँ पे ले लो आरपीएम। आरपीएम समझ रहे हो? हाँ। आरपीएम तो होता है रोटेशन पर मिनट। क्या होता है इसका मतलब? रोटेशन पर मिनट। जैसे कि आपको बोला कि पंखे की स्पीड बढ़ रही है, क्या हो गया? तो मेरे हिसाब से रोटेशन पर मिनट बढ़ रहा होगा। यही तो होता है स्पीड बढ़ना। मतलब 1 मिनट में कभी मान लो 1 मिनट पंखा को पहले 20 बार घूम रहा था, वो हो सकता है पंखा अब 1 मिनट के अंदर 40 बार घूमे। यही होगा ना। अब हमारे पास में तो मान लो पंखे के अंदर जो रेगुलेटर होता है 1 होता है, मान लो 1 पर ये मान लो स्पेस देता हूं, मान लो 2 है, चलो वही ले लीजिए। एक्स-रे कितना जाता है आपके पास में स्पीड मान क्यों कर रहा है, चुप रहे यार। ठीक है, स्पीड 2 है। जैसे पंखे की स्पीड मान लो, पंखे के रेगुलेटर में कभी मान ले एसी स्पीड बनने लग गई कि ये पंखे का रेगुलेटर है, हां इधर 2 इधर 4 है, इधर 6 इधर 8 में समझ रहा हूं कि इधर 1 2 3 4 5 होता है। मान ले मैं एग्जांपल बता रहा हूं भाई, एग्जांपल समझ में आएगा तो कंसेप्ट समझो। तो मान लो पंखे का जब पंखा 2 पे चल रहा है तो पंखे का आरपीएम है 20। इतना कम आरपीएम है तो हवा नहीं मिलेगी आपको। मैं एग्जांपल बता रहा हूं इसलिए तो बस अपना आप ये लेफ्ट बोलोगे कि यार ये 20 नहीं होता, ज्यादा 20 से ज्यादा होता है, 200 का 300 400 होता है, चल रहा है तो बहुत ज्यादा आरपीएम होता है। तो छोटा मोटा नहीं, पंखा बहुत स्पीड होता है। कितने आरपीएम है? अब ये मान ले, अब मैं चाल बढ़ा दो। अब ये आपको 4 से मान लो ये चले गया आपके पास में 40 पर, फिर मान लो 6 पे तो ये स्पीड करें 6 को कितना आ गया, और कभी आपके पास में 80 कितना आ गया, आपके पास में 80, कभी आप 10 पे ले जाओगे तो कितना आरपीएम हो गया 100। तुम बताओ क्या आप स्पीड बढ़ा रहे हो, आप डायरेक्ट अच्छा घुमा रहे हो तो क्या आरपीएम बढ़ रहा है? कभी आप डायल को स्लो कर दोगे, पीछे घुमा दोगे तो आरपीएम भी क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आएगा।
अब होता Direct क्या है है। 2 4 6 8 10 ये प्रोपोर्शनल है, ये क्या होंगे बराबर नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या 220 के बराबर है तो गलत है, क्या 440 के बराबर है तो गलत है। मैं तो टू होता क्या है टेन बात समझना, मैंने बोला a is proportional to a जो है प्रोपोर्शनल किसके है b के। मान लो आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, क्या करोगे आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा तो यहाँ पे b भी आएगा और b आने के बाद देखो अब मुझे बताओ क्या बराबर है, क्या ये साइन को मैंने हटा दिया। एग्जांपल देख लो ये 2 है ये 20 का बराबर है तो मुझे अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, हाँ जो इनको बराबर करे 10 सही है। अब बात समझो आपके पास में यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर आपके पास में k है, क्या नंबर है पहले का a is proportional to a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा। इसमें बढ़ाई तो आप भी बढ़ेगा। अब हमारे पास में बोला a is equals to k into b बोला कि नहीं बोला, मतलब a आपके पास में k into k जो भी बोला बात देखो 220 बराबर है नहीं है तो 2 और 20 को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तो 2 और 20 को बराबर करना है तो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना जो उसको क्या करते बराबर करते हैं, मतलब 20 को कभी मतलब बराबर करना है तो मेरे हिसाब से काम करना पड़ता है वो ये है कि 1/10 से मल्टीप्लाई करा दो, इससे मल्टीप्लाई करा दो 1/10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आपका होगा 2 is equals to 1 0 से 0 कट गया बचेगा 2 is equals to 2 आया कि नहीं आया। तो अपने पास में जो 1/10 है ये हमारे पास k के बराबर होता है, किसके बराबर होता है जो ये 1/10 किसके बराबर है k के बराबर है, मतलब किसे प्रोपोर्शनली से कभी भी इक्वलिटी बदलना है तो आपको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, क्या कराना होता है भैया कभी भी ये कोई a equals to k into बोलकर का हुआ है कांसेप्ट है एग्जाम में नहीं आता, कांसेप्ट जो होता है क्वेश्चन में पूरा बंद करके दिलाएगा तो ये इसका प्रोपोर्शनलिटी क्या है मैं तो कहता हूँ रोको मत चल लो तो a is equals to k into b हो गया ये प्रोपोर्शनलिटी का तो k equals to 1/10 इसमें कोई दिक्कत है तो भाई 2 is equals to 1/10 into 20 तो कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी को किसी बराबर इक्वलिटी में बदलना है तो वहां पे क्या आता है कांस्टेंट नंबर आता है, क्या आता है वो कांस्टेंट नंबर जो होता है वो क्या करता है भाई वो जो कांस्टेंट नंबर है उस कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे तो दो नंबर का मतलब आपके पास में बराबर आता है। तो ध्यान ये रखो प्रॉपर जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्यों आता है बराबर करने के लिए, जैसे कि फिर से देखो ये प्रोपोर्शनल है मैं बोल रहा हूं क्या 220 के बराबर है, क्या 220 के बराबर है नहीं, क्या 440 के बराबर है नहीं क्या 660 के बराबर है नहीं 880 के बराबर है नहीं तो यहाँ पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ। और नंबर यहाँ पे सबूत क्या है 1/10 तो जैसे मैंने साइन बताया तो सबूत कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो गया 1/10 ये 1/10 है कांस्टेंट, कांस्टेंट तो बदल नहीं रहा क्या केस मतलब अरे केस मतलब हाँ, 6 देखिए का नंबर बदला 1/10 नहीं। इसका कांस्टेंट बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना जब भी प्रोपोर्शनलिटी में हटेगा क्या आता है आपके पास में यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ पॉइंट आपके पास में आएगा व्हेन एवर है ना ये कैसा समझा दिया है अगली बार से जब मैं करूंगा समझ में आना चाहिए आपको। जैसे क्वेश्चन के पास में देखो क्या पॉइंट है whenever sign of proportionality is removed then a constant comes with equal to sign। ये टॉपिक ध्यान रखना जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है किसके साथ में आता है इक्वल टू के साथ में आता है। जैसे मैंने कभी लिखा a is proportional to b और ये किसी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आपके पास में आंसर आएगा a is equals to k b ऐसा आ जाएगा इससे ठीक है। जहाँ पे k क्या है जहाँ पे k आपके पास में है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k क्या पास में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है k ये ध्यान रख लो आप लोग। इसी में दिक्कत है कि नहीं आया समझ में ये तो बेसिक एडिशन है ये वो तो ज्ञान मत दे मोमेंटम को अपने पास में मोमेंटम इज डिनोटेड बाय
मोमेंटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर P। मोमेंटम को आप कैपिटल लेटर P से क्या करते हो, डिनोट करते हो। इसमें कोई दिक्कत है? अब एक चीज का आपको और ध्यान ये रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, मोमेंटम को डिनोट करता है कैपिटल लेटर P से। अब एक चीज देखो, मास जो होता है ना, जिसमें आपको कल एक एग्जांपल बताया था, फिर से एक एग्जांपल देखो। ये आपके पास बॉल है, कभी एक कार आपके पास मूव कर रही है, कभी आपके पास क्या है, एक कभी कार मूव कर रही है और वही पे आपके पास क्या मूव कर रहा है, मान लो एक आपके पास ट्रक मूव कर रहा है ना, तो ये ट्रक हो गया। अब मान ले ये कार है, ये ट्रक है, तो इसकी भी स्पीड कितनी है आपके पास में, 20 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है आपके पास में। अब ये चीज है कि भाई दीवार को ज्यादा फर्क कैसे पड़ेगा, मान लो कार का वजन है 800 केजी और इसका आपके पास मान लो 80,000 केजी, तो मेरे हिसाब से दीवार जो होगी जिससे कार टकराएगी तो शायद दीवार में क्रैक पड़ जाए, लेकिन जब ट्रक टकराएगा तो उसमें दीवार टूट जाए, पॉसिबिलिटी है या नहीं? यही मोमेंटम है। तो कभी आप पढ़ोगे तो इंपैक्ट किसका ज्यादा, ट्रक का ज्यादा। तो मैं ये बोलूंगा कि जब हमारे पास मास ज्यादा होगा क्या होगा, देखो जब आपके पास मास ज्यादा, और मैं इसे बोल सकता हूं मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास। ये सुना रहा है, कभी आपका मास ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा। मोमेंटम एक तरीके से इंपैक्ट समझो, है ना, इंपैक्ट समझ में आता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा उस पे। जैसे आपके पास कार टकराएगी तो दीवार थोड़ी सी टूटेगी, लेकिन ट्रक टकरा गया तो दीवार छूट जाएगी। तो ये कंडीशन है कि मास ज्यादा होगा तो इंपैक्ट ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इंपैक्ट कम होगा। तब मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू मास, मास होगा तो कुछ होता है। अब इसी में लिखा कैसे, P is proportional to m, क्या लिखते हैं इसको, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सब आया, मोमेंटम को आप P लिखते हो, मोमेंटम को आप m लिखते हो, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और, नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो कांसेप्ट ये आता है, जैसे कि ये तो मोमेंटम का हो गया, मास से रिलेटेड, ये किसको फर्स्ट बन गई। अब एक और, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला था कि कोई गोली वाला एग्जांपल होता है, कभी कोई गोली ले और उसको हाथ गोली से बंदूक की बुलेट उसको लिया और हाथ से किसी के ऊपर फेंक दिया, जैसे दीवार है, हाथ से दीवार को फेंक दिया तो टकरा के वापस चली जाएगी, नीचे गिर कुछ होगा उससे। अब एक बात समझो, आपके पास बुलेट है ना, तो जो गोली आपके पास में है उसका वजन मान लो आपके पास में 20 ग्राम, कितने का है, 20 ग्राम। एग्जाम्पल करने से आता है, कुछ भी ले लो ना, एग्जाम्पल आपने बुलेट लिया और उसकी बुलेट उसकी वजन कितना आपके पास 20 ग्राम। अब हुआ क्या, ये दीवार है, आपने उस 20 ग्राम की बुलेट को फेंका, सही है, आप उस बुलेट को फेंका। अच्छा जब फेंका तो आपने उसको फेंका मान लो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितने से फेंका, 40 मीटर पर सेकंड। तो हो सकता है दीवार से टकराएगी, क्या दीवार के अंदर चली जाएगी, वो टकरा करके नीचे गिर जाएगी या बाउंस कर जाएगी, तो उस फर्क पड़ा नहीं। अब एक बात और सुनो, आपके पास में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि वो 20 ग्राम की बुलेट है और आपने उसको गन से फेंका, किससे फेंका, गन से फायर कर दिया, तो गन से फायर करके 20 ग्राम बुलेट की स्पीड आपके पास हो गई मान लो 300 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स, ज्यादा स्पीड हो गई। अब क्या हुआ, बुलेट जो हुई वो अनस्टेबल, तो इम्पैक्ट किससे ज्यादा हुआ, गन से इम्पैक्ट होगा। तो एक चीज देख रहे हो आप, आपके पास में इम्पैक्ट किसके पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। 300 मीटर पर सेकंड की जो गोली गई वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर गई, पेनिट्रेट समझ रहे हो, अंदर घुस गई। लेकिन 40 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड की जो बुलेट गई है उससे ऐसा कर पाई। तो ये चीज बोलूंगा मैं कि मोमेंटम जो होता है वो जस्ट प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। किससे प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ज्यादा तो फिर से इंपैक्ट क्या होगा, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का साइन है भाई, सभी को पता है पूरा, प्रोपोर्शनल V इज प्रोपोर्शनल टू V, इसको नाम दूंगा मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये आपके पास रूल क्या है, P इज प्रोपोर्शनल टू M एंड P इज प्रोपोर्शनल टू V। इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
देखो हमारे पास होता है if mass is less then momentum will be less. Second, if mass will be more then momentum will be more. Third point, if velocity is less then momentum is also less. Or fourth point, if velocity is more then momentum will be more. यही डायरेक्ट क्वेश्चन कंसेप्ट है, बस लिख दिया मैंने इस बार और कुछ नहीं करा। चला रहा है, ये कंसेप्ट है, बस लिख दिया है, अब इसमें कुछ करा नहीं। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो आता है देखो, अब कोई बात करते हैं, दो क्वेश्चन लिखी यहाँ पे डाउट है पक्का नहीं। जैसे m आपके पास में जो है m इज प्रोपोर्शनल टू p इज प्रोपोर्शनल टू m और a के पास p इज प्रोपोर्शनल टू d। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। तो फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी होगी कि बस वेलोसिटी, अभी फाइनल वेलोसिटी की बात करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड तो वह इनिशियल और फाइनल तो उसके फॉर्मूला में आती है ना, खत्म हो गया। जब डेरिवेशन करा रहा हूंगा तो आएगा वेलोसिटी में इनिशियल क्या था, फाइनल क्या आता है। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग वेलोसिटी, फाइनल का मतलब स्टॉपिंग वेलोसिटी। फर्क थोड़ी ना होगा, ये तो वेलोसिटी ना, तो अंदर वेलोसिटी में आ रहा है। ठीक, तो p is proportional to mv, p is proportional to p is proportional to mv। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रोपोर्शनल का हटाऊंगा, मेरे पॉइंट की बात है, जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, सही है। तो मान लो मैं इसको हटाऊंगा तो क्या होगा, p is kmp, सही है। हियर मान लो इधर k का वैल्यू जो है वो 1 आ गया, तो p का वैल्यू क्या आ गया, m into v। तो मोमेंटम जो होता है मोमेंटम आपके पास में मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये समझ आ रहा है। मोमेंटम जो है क्या आपके पास में मास इनटू वेलोसिटी। अब आपसे पूरा डेफिनेशन बताओ मोमेंटम की क्या डेफिनेशन। तो एक चीज ध्यान रखें, आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, जैसे a प्लस दो चीजों को अगर मैं ऐड करूं तो जो आंसर आता है उस आंसर को क्या बोलते हैं, सम। जानते हो कि नहीं। जैसे a प्लस b इक्वल टू c आया, तो दो चीजों को ऐड करने पे आंसर c आया, तो c का नाम क्या होगा, सम ऑफ a एंड b। ऐसा पता है सम क्या होता है, फिर ये ध्यान रखिए सम क्या है। सम मतलब होता है आंसर ऑफ एडिशन, आंसर ऑफ ऐड करने पर जो आंसर आता है उसको सम बोलते हैं। एक आता है आपके पास में डिफरेंस, आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन, आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंस। एक आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आपके पास है, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये समझ आया। आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। और क्वेश्चन मतलब होता है आंसर ऑफ डिवीजन, ये डिफरेंस करके क्या सब्ट्रैक्शन, नहीं आंसर ऑफ प्रोडक्ट या भाई प्रोडक्ट, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन आंसर ऑफ डिवीजन। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है। अब मान लो मैंने आपको बोला a into b equals to c, तो ये c क्या है, c is the product of a and a और b का प्रोडक्ट है कौन, c। a और b का प्रोडक्ट है c, तो c को मैंने बोला c is the product of a and b। तो मुझे पता है, आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, किसी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, मोमेंटम की डेफिनेशन बता दो अपने हिसाब से। मोमेंटम क्या है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर किसका, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड क्या वेलोसिटी, डेफिनेशन बनती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड खत्म हो वेलोसिटी, गया। अपने पास में ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैं तो कभी आपके पास में आता है, कभी आपके पास में डेफिनेशन ऑफ
कभी आपके पास कुछ बोलते राइट द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी आप, बड़ी आसान होती है। क्या होती है उसमें, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। So product of mass and velocity is called as momentum। तो momentum क्या होता है, आपके से मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन जो मैं आपको समझा रहा था वैसे बनाई कि नहीं बनाई, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई डाउट नहीं, कैसे हो सकता है? अब इसको चुप करा दी है ना ऐसे। चालू है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। वैल्यू ऑफ मतलब T इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मतलब P इज इक्वल टू mv। अब इसको कई कई किताबें ऐसे भी लिखती है, देखिए कैसे, P वेक्टर इक्वल्स टू m और v के ऊपर ऐसा एरो, तो P वेक्टर इक्वल्स टू m वेक्टर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन रियलिटी में होता ये एक चीज है, लेकिन 9th क्लास में ये बहुत है आपके लिए, क्या P इक्वल्स टू m डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, ऐसा तो सेम ही ऊपर एरो लगना। भाई वो एरो वेक्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास किस क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा कंडीशन, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, कभी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे लिख दिया है, इसका देखो ऐसे भी बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू mv। बताए मास कितना है मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का एसिड कितना होता है, अरे मोमेंटम में मास का कितना होता है, kg। तो यहाँ पर लिखोगे किलोग्राम kg, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो kg मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, kg मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिखूंगा SI यूनिट, S और I में डॉट में नहीं आता, इसको सिस्टम इंटरनेशनल करते हुए से सिस्टम इंटरनल, अब सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम जो होता है, ये अपने पास में होता है केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड जो है वो ऐसा यूनिट किसका आपके पास में, मोमेंटम का। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। इसको याद कर लेना, न्यूटन होता है ना, क्या नहीं फोर्स होता है। अब एक और आता है अपने पास में सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम जो होता है, देखिए आपके पास सीजीएस यूनिट बोल के रखना है, किलोग्राम पर, कभी सीजीएस मतलब तो ग्राम होगा, है ना, तो होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको एग्जाम के अंदर देखो, एग्जाम के अंदर तो आपको ये दो पॉइंट पूछेगा, एग्जाम में दो ही पॉइंट पूछेगा। ये सीजीएस यूनिट बहुत कम पूछता है, कई स्कूल पूछती है सीजीएस क्या होता है आपसे, एसआई और वेक्टर क्वांटिटी सेंटीग्राम ग्राम, अगर सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अपने पास क्या आता है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ स्टार, moving with a velocity, भैया मच्छर काट रहा है। moving with a velocity of 20 meter per second. If mass of the car is 800 kg। ये क्वेश्चन है कि भाई मोमेंटम बता क्या होगा, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो लिखने का तरीका, सबसे पहले लिखोगे g1 में आप लिखोगे मास के आपके पास में यहाँ पे देखिए कार का
800 kg। आपको वेलोसिटी बोल रहा है, ठीक है, वेलोसिटी में देखे रखा हुआ 20 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड करना है मोमेंटम, तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड आपको फाइंड करना है मोमेंटम। ये मैथ्स वाले जैसे ही है। हाँ, आपको फाइंड करना है मोमेंटम P इज इक्वल टू P और फॉर्मूला इसका जो आपका वो आता है mv। तो देखिए आपको सॉल्व जब करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे P इज इक्वल टू 16000 मीटर 1600 एंड आपके पास जो आएगा वो आपके पास हो जाएगा 800 और वेलोसिटी आपके पास हो जाएगा 20। आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 16,000 kg पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। तो 16,000 kg मीटर पर सेकंड ये आपका मोमेंटम आ गया। अब देखो उसको लिखने के तरीके भी होते हैं, इसको लिखने के तरीके भी होते हैं। इसको मैं सब लिख सकता हूँ और आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा है क्या? साइंटिफिक नोटेशन a प्लस में पावर एक्सपोनेंट में देखो ना, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 into 1000 kg मीटर पर सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं नहीं सकते? अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 3 लिखा तो चलेगा kg मीटर पर सेकंड, ये आ गया आंसर। आंसर ऐसा भी लिखा हो सकता है, आंसर एक और तरीके से लिखा हो सकता है, वो भी देखिए आपके पास में यहाँ पे प्लस में आया 16 into 10 to the power 3 kg मीटर पर सेकंड आया। देखो मैं क्या करूँगा इसमें 16 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड लेके रखा हुआ है। समझाने के लिए ऐसा मान लो ये दिया हुआ पूरा, मैं क्या करता हूँ आपको इधर 10 से डिवाइड करा रहा हूँ और इधर 10 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। जबरदस्ती कराएंगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। अब एक के बाद में यहाँ पे क्या लगा दो डेसिमल और यहाँ पे 10 to the power 1 into 10 to the power गलती से इसमें मल्टीप्लाई किया जो गलत आपको कभी गई है ना। अब 1.6 into यहाँ पे फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा 8 to the power m into 8 to the power n equals to 8 to the power m plus n। तो आंसर आएगा 1.6 into 10 to the power 1 plus 3। आंसर आएगा 1.6 into 10 to the power 4 kg मीटर पर। तो बुक में कभी आंसर ऐसा छपा हो, ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, तीनों आंसर क्या है? सेम नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? ये साइंटिफिक है। हाँ, ये साइंटिफिक ग्रेविटेशन चैप्टर आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन चैप्टर में भी है। मैं क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन 2 फाइंड द momentum of a ball of mass 30 gram moving with a velocity of 30 meter per second। अभी बात समझो, बात समझना। देख भाई क्या टॉपिक है, यहाँ पर मास की बात चल रही है। देखो जब भी आपके पास तो मास क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल में क्या आ जाए, मास आ जाए, न्यूमेरिकल में क्या आ जाए, लेंथ आ जाए, न्यूमेरिकल में टाइम आ जाए। ये देख इस क्वेश्चन तो लेंथ टाइम नहीं आएगा, इस क्वेश्चन तो मास और वेलोसिटी आएगा। क्या है तो मास लेंथ टाइम आएगा, फिर मास लेंथ टाइम हो गया, मान लो वेलोसिटी आ गया, तभी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन आ गया, ऐसा कुछ भी आ गया। तो मास हमेशा किसमें होना चाहिए, केजी में। लेंथ कभी आ रहा है तो किसमें होना चाहिए, मीटर में। टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड में। वेलोसिटी किसमें होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। एक्सेलरेशन किसमें होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ये पता है, ये सही बताया हुआ है इसे। तो ध्यान रखिए कि आपको हमेशा ये इसको समझ रखना है। जो मास और केजी में लेंथ मीटर में टाइम सेकंड में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। मान लो कभी आपका मास केजी में नहीं है और मास कभी ग्राम में नहीं दिया, मिलीग्राम में दिया, तो आपका काम क्या बनता है, उसको केजी में कन्वर्ट करना। अब क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करो। चलो या मेरा है 4.0. ठीक है गिवन
मास ऑफ बॉल मास है आपके पास में, देखो 30 ग्राम है। पहले बोला है कि इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो केजी में भाई क्या नाम है? अच्छा हाँ समझ गया भैया समझ गया। इसमें यहाँ पे देखो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 kg इज इक्वल टू 1000 into 1 ग्राम। सही है। अब ये 1000 है वो इक्वल टू डिवीजन में आएगा, तो 1 ग्राम जो होगा वो आपके पास में 1/1000 kg के बराबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन पहले बोला था ग्राम कभी दिया हो उसको केजी में कन्वर्ट करें, तो 30 ग्राम जो होगा उसको हम लोग 30/1000 kg 0.03 ये कैसे हो गया? 30 ग्राम जो है वो 3/100 kg के बराबर हो गया, है ना? देखिए एक चीज पे पड़ गया। अब मीटर कैसे लग जाएगा? 0.03 kg, मतलब बॉल का वजन इतना आ गया। अच्छा एक बात और देखो, 0.03 के आने के बाद देखो कई लोगों ने ऐसा भी लिखा होगा 30 ग्राम इज इक्वल टू 30/100 kg, और आपने 1000 ऐसा लिखा हुआ है 0.030, तो डेसिमल के बाद जो जीरो आता है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो आप इस जीरो को ना भी लिखो तो कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारे पास में आ गया मास, मतलब कितना आ गया 0.03 kg। आपको वेलोसिटी देकर रखा हुआ है, वेलोसिटी में देकर रखा हुआ है 30 मीटर पर, मतलब भी आपको देकर रखा है। अब देखिए मोमेंटम अपने पास मोमेंटम जो है, मोमेंटम अपने पास में मास इनटू वेलोसिटी। देखिए मास अपने पास में 0.03 और वेलोसिटी आएगा 30, मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका, ये 3 दिख रहा है, 3 का मल्टीप्लाई करते तो 0.090 डेसिमल। अच्छा क्या बता रहा देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और पीछे आ रहा है 0.09 kg मीटर पर सेकंड, ये उसका मोमेंटम आ गया। 0.9 आया मेरा तो भाई 0. अरे भाई 0.03 मल्टीप्लाई करके 30 से तो 0.09 आ गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हां 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आपको हो जाएगा, तो 0.9 kg मीटर पर सेकंड। पता नोट कर लेना इसको पहले भैया जाए योर 10 हाँ राम राम अपने पास में आता है अब ग्राफ पता है भाई, ग्राफ इसमें भी ग्राफ है। अपने पास में पहला ग्राफ बिटवीन मोमेंटम T measured in kg meter per second, और यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी v in मीटर पर सेकंड। ये आपके पास में आ गया ओरिजिन। इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है कुछ ऐसा सीधा। अच्छा देखना सुनना, ये मोमेंटम और वेलोसिटी किसका ग्राफ है? ज्यादा में डिटेल नहीं दूंगा, ये कौन सा ग्राफ है? ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा ग्राफ की। इसकी ये ग्राफ होंगे ये आपको कहां मिलेंगे? क्लास 11 में। भैया ये कौन सा ग्राफ का मोमेंटम और वेलोसिटी का अभी इतना बात नहीं है, मास तो यहाँ के ग्राफ को दिखेंगे, लेकिन बहुत ग्राफ होंगे। तो ये फर्स्ट ग्राफ है। इस ग्राफ में मास जो होता है वो आपके पास क्या होता है? कांस्टेंट। फिर सेकंड, फिर से यहाँ आपके पास मोमेंटम इन kg मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे अपने पास में वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। ये हो गया मास और वेट का डिफरेंस समझाऊंगा अभी आगे चल करके। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, फोर्स समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा। जैसे कि बात करें मास का, तो मास अपने पास में जो होता है वो होता है केजी में। यहाँ पर भी ग्राफ ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपके पास में वेलोसिटी, यहाँ पर जो है वो आपके पास वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे उससे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब आता है थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ अपने पास जो है
ये तीसरा ग्राफ हमारे पास में जो है ये अपने पास में है वेलोसिटी इधर और इधर अपने पास में आएगा मास। ये जो ग्राफ होता है थोड़ा सा अलग होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है ये, ठीक है, जहाँ पे उसे p कांस्टेंट होगा, जहाँ पे उसे p कांस्टेंट होगा और ये अपने पास में जो है ये अपने पास मीटर पर सेकंड में होगा और ये अपने पास kg में होगा। आपको पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ आइडेंटिटी है, थोड़ा सा थर्ड ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं है। ये 11 को ग्राफ पे 11 से समझाया जाएगा, कोई नाम नहीं। ये आपके पास में टाइप 2 न्यूमेरिकल है, कौन सा न्यूमेरिकल है? टाइप 1 में आपको अभी कौन न्यूमेरिकल करना है? पहले आपको करना टाइप 2 न्यूमेरिकल। टाइप 2 न्यूमेरिकल इन मोमेंटम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन, अच्छा टाइप 2 में करना क्या है? देखिए टाइप 2 में क्वेश्चन बोलेगा फाइंड मोमेंटम, नहीं फाइंड मास और वेलोसिटी। इस बार आपको मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम दिया होगा, लेकिन आपको क्या निकालना है? या तो मास निकालना होगा या तो ये देखो if momentum of a body is, ये काम लो, if momentum of a car is 200 kg meter per second, if it is moving with a velocity of 36 km per hour, then find its mass। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फिर तो 100 मीटर पर सेकंड का है। सबसे पहली चीज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होनी चाहिए और यहाँ पे किसको मेंशन है? किलोमीटर पर आवर। होना चाहिए कि उसको पहले गिवन लिख लो आप, पहले क्या लिखो? क्योंकि गिवन से ही आपका काम चलेगा। पहला मास ऑफ कार अननोन, ये आपके पास 200 kg मीटर पर एक मिनट, मास 200 kg एक मिनट, अरे मास दिया ही कहाँ है? मोमेंटम दिया, तो मोमेंटम है आपके पास 200 kg मीटर पर मूविंग विद वेलोसिटी v आपके पास में हो गया 36 किलोमीटर पर। अब देखो कन्वर्जन का तरीका 1 किलोमीटर, ये कन्वर्जन होता है, जिसको नहीं पता अभी याद कर लो, मोशन चैप्टर के ऊपर समझाया था, जब रिविजन कराऊंगा तो फिर बताऊंगा। ओके 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो अपने पास 5/80 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये क्या नहीं आता है, ये फॉर्मूला है। अब 36 किलोमीटर पर आवर को देखो, मैं कभी इधर 36 लिख रहा हूँ, उधर भी 36 लिख रहा हूँ, मतलब 36 इंटू 5/80 मीटर पर 18 2 5 2 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं 36 को लिख सकता हूँ 10 मीटर पर, ऐसा लिख सकता हूँ कि लिख सकता। अब देखें मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P mv। क्या मोमेंटम आपको पता है? अरे 200 ये जो मोमेंटम पता है 200 kg भाई kg पर सेकंड में या फिर SI यूनिट में, SI यूनिट में होना चाहिए, SI यूनिट में नहीं है तो कन्वर्ट करो ग्राम में होता तो चाहिए। मैं कह रहा हूँ कभी आपके पास में मास जो है वो ग्राम में है तो उसको किसमें कन्वर्ट करें? kg में करें। कभी आपके पास मोमेंटम है, ये कभी मोमेंटम को ऐसे हाथ नहीं लगाएगा, मोमेंटम के साथ में छुट्टी कन्वर्ट नहीं होगी, तो मोमेंटम जो kg मीटर पर सेकंड में दिया होता है उसमें, तो कभी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में उसको kg मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करके आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। मोमेंटम सेम होगा मतलब क्या भैया हो गया ये ग्राम मीटर पर सेकंड है। ये बहुत कम देगा, बहुत इसको चेंज नहीं कम। करना। कभी क्वेश्चन इसको 10 ये अपने पास में m का ये अपने पास में आएगा 200/10, 1 0 से 0 खत्म, तो मास कितना आ गया 20 kg। तो जो कार का मास कितना आपके पास में 20 kg। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ आ रहा है? ठीक है, बाकी कल करते हैं। कर दो।